हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग डे 10 पर हैं, सेशन 2 में, और हम लोग शुरू कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किनको कहते हैं, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उनको सॉल्व करके या उनको सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं, 4 बताए थे। उसमें से एक अपने को इस साल नहीं पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं। तो पहली बात मेथड्स, जो 4 मेथड्स बताए गए थे उसमें से आज अपन बात कर रहे हैं थोड़ी सी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। ग्राफिकल मेथड, पहली बात, ये मेथड थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस मेथड होता है, इसलिए इस मेथड को हमें तभी अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अदरवाइज हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करते। उसका रीजन भी है क्योंकि ग्राफिकल सारे इक्वेशन ग्राफिकल से करेंगे तो फिर बहुत सारे ग्राफ की जरूरत होगी, इसलिए तभी यूज करना है जब कहा जाए। एक तो लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ऐसा कोई मुश्किल मेथड नहीं है, लॉन्ग प्रोसेस जरूर है। ग्राफिकल मेथड, अब पहली बात, ग्राफिकल मेथड के लिए हमको ग्राफ पेपर चाहिए, वो सब अभी सिखाएंगे आपको। 9th क्लास में आपके पास इस तरह की एक इक्वेशन हुआ करती थी, एक इक्वेशन, और 9th क्लास के चैप्टर 4 में आपको यह सिखाया गया था कि इसका ग्राफ बना। और आप लोगों को यदि याद हो तो अलजेब्रिक जो ग्राफ बनते हैं, उन अलजेब्रिक ग्राफ को बनाने के लिए हम उस ग्राफ पेपर को इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये चीज मैंने आपको पॉलिनोमियल के वक्त भी सिखाई, जिसमें इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन, इधर x प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, ऊपर y प्लस होता है और नीचे y माइनस होता है। और यदि आप लोगों को पता हो तो आप इस इक्वेशन का यूज करके x की कुछ वैल्यूज और उनकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज फाइंड किया करते थे, और ये टेबल बनाया करते थे, और टेबल बनाने के बाद x और y, और फिर यहाँ पर 3 सॉल्यूशन फाइंड किया करते थे। सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, और फिर उन पॉइंट्स, उन जो पॉइंट्स आते थे या सॉल्यूशन आते थे, उनको इस ग्राफ पेपर पर बनाया करते थे। और यदि आपको याद हो कि जब इस तरह से ग्राफ बनाते थे तो वहां पर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुआ करती थी। ये एक एग्जांपल है। लाइन कैसी भी हो सकती है, लाइन ऐसी भी हो सकती थी, इस तरह से, लाइन ऐसी भी हो सकती थी, इस तरह से, लाइन ऐसी भी हो सकती थी, इस तरह से, क्योंकि उस वक्त अपने पास एक ही इक्वेशन होती थी, इसलिए उस इक्वेशन से ग्राफ पेपर पर एक ही स्ट्रेट लाइन बनती थी। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास पेयर है, इसलिए क्या होगा, सिंपल बात, एक इक्वेशन से एक टेबल बनेगी तो किसी दूसरी इक्वेशन से दूसरी टेबल बनेगी। एक इक्वेशन से एक लाइन बनती है तो किसी दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन बनेगी। और जब एक ही ग्राफ पेपर पर हम 2 इक्वेशन की लाइंस बनाएंगे तो 3 में से एक बात सामने आएगी। वो 3 बातें कौन सी है? मैंने क्या बोला, किसी एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो मैंने बोला 3 में से एक कंडीशन सामने आएगी। और वो क्या कंडीशंस हो सकती है? तीनों कंडीशन सामने बन रही है। ये हमारा ग्राफ पेपर का डिवीजन है, यह
एक्सिस वगैरह, हो सकता है वो दो लाइन बने, एक यूं जाए और दूसरी इस तरह से क्रॉस करती हुई जाए एक दूसरे, क्योंकि दूसरी कंडीशन हो सकती है, ये हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जो लाइंस जाए वो इस तरह से जाए, एक इस तरह से निकले और दूसरी इस तरह से निकले, और तीसरी कंडीशन हो सकती है, ये हमारा ग्राफ पेपर जब हम तैयार करेंगे, तीसरी कंडीशन ये होती है, हो सकती है कि पहले हमने एक की लाइन बनाई और जब दूसरी इक्वेशन की लाइन बनाने गए तो पता चला कि वो दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर चली गई, यानी दोनों इक्वेशन की एक ही स्ट्रेट लाइन बनी। ये तीन में से एक कोई कंडीशन आएगी, तीन के अलावा चौथा कोई केस हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब हम एक ही पेपर पर यदि दो लाइंस बनाएं तो वो तीन में से एक काम करेगी, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, पहली बात, दूसरी बात या वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मीनिंग वो पैरेलल हो जाएगी, या तीसरी बात वो दोनों लाइंस एक दूसरे को कॉन्साइड करेगी। कॉन्साइड का मतलब दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी एक के ऊपर एक लाइन आएगी, जैसे ये कंडीशन। जब भी हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाएंगे तो इन तीन में से कोई एक कंडीशन सामने आएगी, और जब इन तीन में से कोई एक कंडीशन आएगी तो जिस तरह की कंडीशन सामने आएगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी लाइंस सॉल्यूशन होगी। याद करो, सॉल्यूशन के बारे में कल बोला था कि तीन तरह में से कोई एक तरह का सॉल्यूशन आएगा, यूनिक, नो या मेनी। ये तीनों लाइंस उन्हीं तीनों को रिप्रेजेंट करती है। कैसे? जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी लाइंस आए इंटरसेक्टिंग, जैसे ऊपर है, तो इसका मीनिंग क्या है? जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तब सॉल्यूशन होगा यूनिक। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन किसी एक ही पॉइंट पर मिलती है। एक मतलब यूनिक, यूनिक का मतलब एक, सिंपल। और जब वो यूनिक होगा तो यहां पर x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी और y की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। तो यहां का जो x है और जो y है वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही पॉइंट है तो x की एक ही वैल्यू आएगी, y की भी एक ही आएगी, इसलिए इस वक्त हम आंसर लिख सकते हैं। तीसरी बात, दूसरी फिगर, जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी या नहीं करती है तो हम ये कहें कि लाइंस हैं पैरेलल, और जब लाइंस पैरेलल है तो उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। यूनिक वाले केस में एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, और जब यहाँ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो ना आप x लिख सकते हो ना y लिख सकते हो। अब तीसरी बात करें, जब लाइंस कोइंसाइड हो जाए तो क्या होगा? लाइंस कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर है। तो आप ढंग से देखो, हर पॉइंट ही कॉमन पॉइंट है, और जब हर पॉइंट ही कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब बहुत सारे कॉमन पॉइंट हैं, और जब बहुत सारे कॉमन पॉइंट है तो उन्हें हम कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन मेनी हो तो आप लिख नहीं सकते, यानी आंसर हम केवल उसी कंडीशन में लिख सकते हैं कि जब सॉल्यूशन क्या हो? यूनिक। अब आगे की लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन यूनिक है, आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। लाइंस जब पैरेलल है तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, आप लिख नहीं सकते।
लाइन जब कॉन्साइड है तो सॉल्यूशन मेनी इनफाइनाइट है, आप नहीं लिख सकते। अब इक्वेशन है, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो देखो क्या चीज और लिखी जा सकती है। ऐसी इक्वेशंस जिनकी लाइंस एक दूसरे को कम से कम एक पॉइंट पर मिलती है, उन इक्वेशंस को कहते हैं क्या? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट मैंने क्या बोला? एक या एक से ज्यादा, इन तीन केस में से दो केस में इक्वेशंस कहलाएगी कंसिस्टेंट। कौन से हैं वो दो केस? या तो एक पर मिले या एक से ज्यादा मिले, यानी जब लाइंस एक इंटरसेक्टिंग होगा तब सॉल्यूशन यूनिक होगा, तो उस वक्त जो इक्वेशन होगी वो कहलाएगी कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग में भी कंसिस्टेंट कहलाएगी और कॉन्साइड में भी कंसिस्टेंट ही कहलाएगी। लेकिन ऐसी इक्वेशंस जो इस तरह की लाइंस को रिप्रेजेंट करे कि वो कभी भी एक दूसरे से ना मिले, मींस कुल मिलाकर पैरेलल हो, तो इसका मतलब है कि जिन इक्वेशंस की वो लाइंस हैं, दैट इक्वेशंस आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। यानी जब ग्राफ बनकर सामने आएगा तब तीन में से कोई एक तरह की लाइंस सामने आएगी, और जब तीन में से कोई एक तरह की लाइन सामने आएगी तो वहां से तीन बातें निकलेगी। यदि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग आई तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, लिखा जाएगा x इक्वल y, और इक्वेशंस कहलाएगी कंसिस्टेंट। जब लाइंस पैरेलल होगी तो उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप आंसर लिख नहीं सकते। जब है ही नहीं तो क्या लिखोगे? उस वक्त इक्वेशंस कहलाएगी इनकंसिस्टेंट। और जब लाइंस कॉन्साइड होगी तो इसका मतलब हर पॉइंट ही कॉमन पॉइंट है, यानी देयर आर सो मेनी कॉमन पॉइंट्स एंड सो मेनी कॉमन पॉइंट्स, इसका मतलब दे है मेनी सॉल्यूशन, और मेनी सॉल्यूशन है तो आप कौन सा लिखोगे? इसलिए उस वक्त भी आंसर नहीं लिखा जाएगा, इक्वेशंस कहलाएगी कंसिस्टेंट। यानी हम ग्राफिकल मेथड से यदि सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो सॉल्यूशन केवल यूनिट के केस में ही आएगा, दूसरे केस में यदि आता है लाइंस ऐसी लिखना तो हम केवल इतना लिखेंगे नो सॉल्यूशन, वो आएगा तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ये है ग्राफिकल। जब बनेगा तो ये चीजें सामने आएगी, तीन के अलावा कोई चौथा केस हो नहीं सकता। आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। कैसे? आप कोई भी एक पेपर ले लो, उस पर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन बनाओ, इन तीन के अलावा चौथी कंडीशन नहीं आएगी। आप सवाल उठा सकते हो सर मेरे ऐसी नहीं आई, मेरे वो लाइंस कुछ इस तरह की है। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे साथ लाइंस इस तरह की आई, ऐसी नहीं आई, इस तरह की आई। क्या है भाई? है तो इंटरसेक्टिंग। आप बोलोगे सर ऐसी नहीं आई, मैंने लाइंस बनाई थी, और मैंने लाइंस जब बनाई थी तो क्या हुआ था, या जब क्या यह मैंने लाइंस बनी थी तो क्या हुआ था? जैसे एग्जाम्पल दे, ये एक लाइन यूं आई और एक लाइन आपने बनाई तो वो इस तरह से थी। आप अगर देखो सर ना पैरेलल है, ना कॉन्साइड है, ना इंटरसेक्टिंग। आपको पता है ये लाइंस हैं, और जब लाइंस होती है तो वो रुकती नहीं है। आप उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करें, अपने आप इंटरसेक्टिंग हो जाए। इसलिए कभी भी बनाकर देखना, लाइंस को लंबी करना, तीन में से एक कंडीशन आएगी, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, या वो पैरेलल होगी, या वो कॉन्साइड। लेकिन जब हम इन लाइंस को बनाने जाएंगे तो लाइंस बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर की जरूरत होगी, और उसके लिए हमें ग्राफ पेपर तैयार करना होगा। अभी आज आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप ग्राफ कॉपी लेना, परचेज करना, और उस पर कम से कम 5 से 7 पेज या 10 पेज, जिस तरह से मैं आपको तैयार करके दे रहा हूँ, इस तरह से आपको तैयार करने हैं। कितने पेज? 10 पेज कम से कम। कैसे? तभी जाकर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। पहले से तैयार रखेंगे तो अपना काम थोड़ा आसान होगा,
कैसे तैयार करने हैं मैं पूरा मेथड सामने बता रहा हूँ। ये चीज आप लोगों को वैसे 8th में 9th में 2 बार सिखा चुके हैं, फिर भी मैं एक बार सिखा रहा हूँ। जिस तरह से मैं सिखाऊं उस तरह से ही लिखना। आपका ग्राफ पेपर आपको कैसे तैयार करना है ध्यान से सीखना। आपका जो ग्राफ पेपर होता है इस तरह का ग्राफ पेपर आपके पास होता है। इस तरह से बिग ब्लॉक्स जिन्हें हम लोग यूनिट कहते हैं, इस तरह का ग्राफ पेपर होता है। लेफ्ट साइड में सबसे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक के ब्लॉक्स गिनना कितने हैं, ऊपर से नीचे। यदि वो 26 है तो 13 ऊपर छोड़ना, 13 नीचे। 20 हो तो 10 ऊपर 10 नीचे, 22 हो तो 11 ऊपर 11 नीचे। मान लो भाई मेरे तो 21 है सर, तो कोई बात नहीं, आधे आधे नहीं करना, एक तरफ एक ज्यादा लेना, एक तरफ, यानी डिवाइड बिग ब्लॉक के आधे से नहीं करना, बिग ब्लॉक से ही करना है। और एक आध ब्लॉक ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से नीचे। सेम ऐसे इधर से इधर काउंट करना, काउंट करके देखना कितने आते हैं। 16 हो तो 8 8, 17 हो तो एक तरफ 8 एक तरफ 9, 20 हो तो 10 10। और इस ग्राफ पेपर को इस तरह से अप्रोक्सीमेट 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अप्रोक्सीमेट 4 पार्ट, अप्रोक्सीमेट इसलिए बोल रहा हूँ किसी के एक आध ब्लॉक कम ज्यादा हो सकता है। ये अप्रोक्सीमेट 4 पार्ट्स। अब बात सुनना ढंग से। एक लाइन उस ग्राफ पेपर को हॉरिजॉन्टली यानी जमीन के पैरेलल डिवाइड करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। एक लाइन उसे ऊपर से नीचे वर्टिकली डिवाइड करती है 2 पार्ट में, दैट कॉल्ड वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां है ओरिजिन। ये वो जगह है जहां हर चीज की वैल्यू 0 होती है। ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर जो x होता है उसे x प्लस कहते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर जो x होता है उसे x माइनस कहते हैं, कुछ लोग इसे x डैश भी कहते हैं। ऐसे ही ओरिजिन से ऊपर जो है y प्लस, ओरिजिन से नीचे वाले को y माइनस, कुछ लोग उसे y डैश कहते हैं। और मोस्टली हम लोग जो स्केल यूज करते हैं, स्केल 1 यूनिट इक्वल 1 यूज करते हैं। अब ये 0 है तो उधर x प्लस है, 1 यूनिट का मतलब, तो जहां मैं लिख रहा हूं देख लेना, मैं लाइन के बिल्कुल नजदीक और लाइन पर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 जितने आपके आ जाए लिखना। इधर -1 लाइन पर, -2 -3 -4 -5 -6, ये x के लिए था, y के लिए भी ऐसे ही। लाइन के लेफ्ट में और लाइन के पास और लाइन पे 1 जगह जगह कहाँ लिखना है, वरना फिर नंबर इधर हो गए। नीचे -1 -2 लेफ्ट में लिखना है, -4 -5 -6 -7 जितने आ गए। ये अब हमारा ग्राफ पेपर तैयार है पॉइंट्स लगाने के लिए। अब आपका काम क्या है, जैसे मैंने ये ग्राफ पेपर तैयार किया है वैसे आप अपनी ग्राफ कॉपी के फ्रंट पेज को छोड़कर यानी नेक्स्ट पेज से आप लोगों को 10 पेज तैयार करके रखने हैं, क्योंकि आप यदि पेज तैयार करके रखोगे तो मैं फटाफट सॉल्यूशन समझाता रहूँगा। तो आज का होमवर्क आपका यही है, जो चीज़ मैंने बताई समझाई, कैसे लाइन बनती है, उसका मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, कितने होते हैं, यूनिक होते हैं, नो होते हैं, इक्वेशंस क्या कहते हैं। लेकिन वो सारे रिजल्ट तब आएंगे जब हम उन इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए हमको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको ग्राफ पेपर
तैयार करके रखो। कल हम मिलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।